हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में। आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और जैसा कि हमने वादा किया था बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों थ्योरी पेपर्स के हर एक टॉपिक को हम अपने वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे और कवर करेंगे इनको पूरी तरह से। और अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर फर्स्ट की आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है, तो प्लीज़ रेहान्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए रेगुलरली हमारे वीडियो लेक्चर्स। आपको अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ कवर मिलेंगे, ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों के। फ़िलहाल अभी हमने अपनी जो वीडियो सीरीज़ शुरू की है लेक्चर्स की, उसमें ये हमारा तीसरा लेक्चर वीडियो है, जिसमें हम पिछले वीडियोस में सेल की डिस्कवरी, उसकी डेफिनीशन, उसके टाइप्स की बात कर चुके हैं। आज हम सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात शुरू करेंगे और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ज़ूलॉजी का थ्योरी पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट में, उसमें आपको पहला टॉपिक दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप ज़ूलॉजी में सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूकैरियोटिक एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। और यूकैरियोटिक एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में अगर आप उसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वीनियंस ऑफ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको डिवाइड करें, तो उसमें दो पार्ट होंगे। एक पार्ट उसमें एनवलप का है और दूसरा पार्ट उसमें प्रोटोप्लाज्म का है। एनवलप वाला पार्ट वो है जो कोशिका को चारों ओर से घेरे हुए है, जिसमें एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन शामिल है। और अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें सेल वॉल और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि वहाँ पर दोहरा आवरण होगा। लेकिन हम यूकैरियोटिक एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बाहर से जो आवरण दिया गया है नेचर की ओर से, वो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म वाला भाग है, उसमें कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल और सेल इंक्लूजन्स हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम शामिल हैं। तो आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। आज हम सेल एनवलप की बात कर रहे हैं, और चूंकि हम यूकैरियोटिक एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आज हम यहाँ केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में उसको प्लाज्मा भित्ति कहते हैं। और एक्चुअली छोटा सा एक कन्फ्यूजन है, मैंने देखा नेट पे भी कई बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जान लीजिए, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो इन दोनों टर्म में कोई अंतर नहीं करते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, आप उसको जिसकी जगह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और कुछ आपको साइटोलॉजी राइटर्स की बुक्स में भी ये अंतर मिलेगा। उनके अनुसार जो कोशिकांगों के चारों तरफ भित्ति होती है, जो सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो पूरी कोशिका को घेरे हुए है, वो सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि जो कोशिका के जीवित भाग को, जीव द्रव्य को पूरी तरह से बाहर से घेरे हुए हैं और उसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से अलग करती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो संरचनाएं भित्ति के रूप में कोशिकांगों के चारों ओर हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह का अंतर कुछ वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन अधिकतर आधुनिक वैज्ञानिक सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई अंतर नहीं करते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों एक समान रूप से इस्तेमाल की जाने वाले टर्म्स हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हिंदी में प्लाज्मा भित्ति कहते हैं, सही बात यह है कि उसके लिए कुछ और शब्द भी हैं। यहाँ याद रखिएगा, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाय फेफर, एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने 18वीं सदी में ये शब्द दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन शब्द जो है वो देखिए नेजली एंड क्रैमर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में। 1885 में इन दो वैज्ञानिकों ने ये शब्द दिया, सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद एक और शब्द आया, प्लाज्मा लेम्मा। लेम्मा का मतलब भी होता है आवरण, एनवलप। तो प्लाज्मा लेम्मा, ये शब्द J.Q. प्लो ने दिया। तो तीन सिनोनिम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेम्मा। तीनों अलग अलग वैज्ञानिकों के दिए हुए शब्द हैं, तो आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से।
टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेफर द्वारा दी गई है, सेल मेम्ब्रेन शब्द नेजली एंड क्रैमर द्वारा, और प्लाज्मा लेम्मा शब्द जो है वो J.Q. प्लो द्वारा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है, अगर आपको एक सेंटेंस में इसका उत्तर देना हो, एक वाक्य में अगर आपको इसका उत्तर देना हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अल्ट्रा थिन इलास्टिक लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कई सारे इसमें भारी भरकम शब्द आए अंग्रेज़ी के, और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए मैं हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो मुझे भी जितने ज़्यादा पता हैं। तो अल्ट्रा थिन जो बहुत ज़्यादा बारीक हो, इतनी बारीक कि जिसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से या लैब में इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ना देख सकें। तो ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ऐसी भित्ति है जो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, 5 से 10 नैनोमीटर की नॉर्मली उसकी थिकनेस मानी जाती है, कुछ जगह 8 से 10 नैनोमीटर की भी होती है। तो अल्ट्रा थिन है, बहुत ज़्यादा बारीक है, इलास्टिक है, लचीली है बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे कोशिका अपना आकार घटाती बढ़ाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करती है। लिविंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति जो है वो एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वो एक निर्जीव भाग है, लेकिन प्लाज्मा भित्ति जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक लिविंग पार्ट है, एक जीवित भाग है। जो कोशिका द्रव है, जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, उसके बाहर की जो सतह है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। तो चूंकि ये प्रोटोप्लाज्म से विकसित होती है, जो कोशिका का जीवित भाग है, इसलिए ये अपने आप में भी एक जीवित भाग होती है। तो ये लिविंग है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो चीज़ों को अपने से आर पार जाने देती है, लेकिन उनको सिलेक्ट करके, वो सही अपने आप में सही व्यास वाले कण हो, वो कोशिका के लिए हानिकारक ना हो, वो कोशिका के लिए विषैले ना हो, ऐसे पदार्थों को अपने से आर पार आने जाने देगी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें कोशिकाओं के चारों ओर दिखती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नॉन परमिएबल भी नहीं है और सेमी परमिएबल भी नहीं है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, याद रखिएगा ये शब्द। तो एक लाइन में अगर आपको आंसर देना हो व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा भित्ति क्या है, तो प्लाज्मा भित्ति अल्ट्रा थिन इलास्टिक लिविंग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और अगर हम उसकी संरचना की बात करें तो इट इज़ एन असेंबली ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अपनी संरचना के आधार पर वो लिपिड्स यानी कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक संगठक रूप है, एक असेंबली है। तो ये तीन जो हैं मुख्य घटक हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बहुत पतली, लचीली और जीवित भित्ति है। इतना जो अगर आप बताते हैं तो ये एक आउटलाइन हमें समझ में आ जाती है प्लाज्मा भित्ति के बारे में कि एक्चुअली वो क्या है। उसकी पोजीशन भी याद रखिए। एक तो ये बात याद रखिएगा, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक हो, अगर आपको इसका अंतर नहीं पता है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए बेसिक पार्ट 1 की, और वहाँ पर पिछला वीडियो देखिए जिसमें हमने अंतर स्पष्ट किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्लाज्मा भित्ति होगी। अंतर है केवल प्लांट और एनिमल सेल का। अगर प्लांट सेल में आप प्लाज्मा भित्ति को खोज रहे हैं तो आपको वो सबसे बाहर नहीं मिलेगी, वो सेल वॉल के अंदर मिलेगी। सेल वॉल सबसे बाहर वाली भित्ति होती है किसी भी प्लांट सेल में, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जबकि एनिमल सेल में आपको प्लाज्मा भित्ति जो है वो एकमात्र आवरण के रूप में मिलती है, तो वो सबसे बाहरी भित्ति होती है। आप कोशिका को देखेंगे तो उसमें सबसे बाहरी आवरण आपको प्लाज्मा भित्ति के रूप में ही दिखेगा। तो जो भी आप सेल देख रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि प्लाज्मा भित्ति उसमें कहाँ है। अगर आप बैक्टीरिया में देख रहे हैं, अगर आप शैवाल में देख रहे हैं, अगर आप किसी ब्रायोफाइटा या किसी ग्रीन प्लांट एंजियोस्पर्म की प्लांट सेल में देख रहे हैं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो इट विल बी बिलो द सेल वॉल, ये कोशिका भित्ति के नीचे होगी। और आप सीधा कहिए
जीव द्रव्य और कोशिका भित्ति के बीच में होगी। और अगर आप किसी एनिमल सेल में देख रहे हैं, एनिमल सेल से मतलब आप अमीबा में देख रहे हैं या किसी और इस तरह के जंतु कोशिका में देख रहे हैं, तो आपको ये सबसे बाहरी आवरण के रूप में मिलेगी। तो पोजीशन में डिफर है, लेकिन एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्लांट सेल हो और चाहे वो एनिमल सेल हो, हर प्रकार की कोशिका में प्लाज्मा भित्ति होगी। ये कहीं अनुपस्थित नहीं होती है। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से। उसके बाद जो आपको यहाँ कुछ नाम लिख के दिखाई दे रहे हैं, प्लाज्मा भित्ति की जब संरचना के बारे में और उसके संगठन के बारे में जब अध्ययन शुरू किया गया, तो दिक्कत ये थी कि उसको कैसे आइसोलेट किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो बहुत आसान नहीं है कोशिका भित्ति प्लाज्मा भित्ति को किसी कोशिका से निकालना। तो ये सबसे कॉमन सेल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा भित्ति को आइसोलेट करने के लिए, निकालने के लिए, जिससे उसका अध्ययन किया जा सके। मैमेलियन आरबीसीज, मैमल्स में स्तनधारियों में पाए जाने वाली लाल उधिर कणिकाएं, लिवर सेल्स, अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सबसे कॉमन टाइप की सेल्स हैं जिनसे हम बहुत आसानी से प्लाज्मा भित्ति को निकाल सकते हैं। क्यों इनको लिया गया, या आरबीसी 90% प्लाज्मा भित्ति की संरचना और संगठन का अध्ययन स्तनधारियों की लाल उधिर कणिकाओं में किया गया है। क्यों किया गया, इसलिए किया गया, ये कोशिकाएं एक तो बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं, बहुत सारी संख्या में होती हैं, बहुत सरल संरचना वाली हैं, अंदर उनके कोई कोशिकांग नहीं होते हैं, केंद्रक भी नहीं होता है, केवल हीमोग्लोबिन भरा होता है, और बाहर एक आवरण होता है प्लाज्मा भित्ति के रूप में। आप इसको एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल लीजिए, और जब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये बाहर से कोशिका द्रव्य पदार्थ को अवशोषित करना प्रारंभ करेगी, और ये इसके बाद एंड ऑस्मोसिस होगा। ये कोशिका जितना अपने अंदर द्रव्य पदार्थ को अवशोषित करेगी उतना ही फूलेगी, और इसके फूलने से अल्टीमेटली ये जब बस्ट करेगी, तो इसके बस्ट करने से इसके अंदर का सारा हीमोग्लोबिन पदार्थ बाहर निकल जाएगा, केवल खाली प्लाज्मा भित्ति रह जाएगी, और इसको कहते हैं रेड घोस्ट सेल, और वो प्लाज्मा भित्ति का बहुत आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी एक फेवरेट सेल है वैज्ञानिकों की प्लाज्मा भित्ति के आइसोलेशन के लिए, यीस्ट, सैक्रोमाइसीस सेरेविसियाई। ये प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आइसोलेशन के लिए एक बहुत फेवरेट सेल है आफ्टर बैक्टीरिया। इसमें स्नेल गट एंजाइम, स्नेल जो मोलस्का के सदस्य होते हैं उनकी आहार नाल में पाए जाने वाले एंजाइम को अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, वो इनकी सेल वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, और फिर आसानी से आप इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसी हाइपोटोनिक मेथड से जो है आइसोलेट कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा भित्ति का आइसोलेशन मुख्य रूप से किन कोशिकाओं से किया जाता है, तो इन नामों को याद रखिएगा: स्तनधारियों की लाल उधिर कणिकाएं, यकृत कोशिकाएं, अमीबा, जीवाणु और यीस्ट। तो ये मुख्य तरह की कोशिकाएं हैं जिनसे हम प्लाज्मा भित्ति को प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक संगठन की अगर बात करें, रासायनिक संरचना की प्लाज्मा भित्ति की, यहाँ आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि प्लाज्मा भित्तियाँ लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की असेंबली हैं, यानी कि उनका संयुक्त रूप है। उनकी संरचना इन्हीं 3 घटकों से मिलकर बनी है। वैसे मुख्य घटक ये 2 हैं, लिपिड और प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट उतने ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर उनमें घटक नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो प्लाज्मा भित्ति देखी गई हैं उनमें 2 से 3% तक कार्बोहाइड्रेट भी पाए गए। तो लिपिड्स जो हैं वो सबसे सामान्य घटकों में से हैं प्लाज्मा भित्ति के। 4 तरह के लिपिड्स प्लाज्मा भित्तियों में पाए जाते हैं: फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टिरॉल्स। फॉस्फोलिपिड उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले लिपिड्स में से हैं। किसी भी प्लाज्मा भित्ति में जो लिपिड्स पाए जाते हैं उनका 80% भाग फॉस्फोलिपिड्स के रूप में होता है। और स्टिरॉल्स में सबसे कॉमन है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल केवल मैमेलियन सेल्स की प्लाज्मा भित्ति में पाए जाते हैं और किसी दूसरे तरह की कोशिकाओं की प्लाज्मा भित्ति में नहीं होते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टिरॉल्स हैं, वो भी घटक हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम है। सबसे ज़्यादा मात्रा फॉस्फोलिपिड्स की है। फॉस्फोलिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिनमें फॉस्फेट और
फैटी एसिड के अणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं तो वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसके बाद प्रोटीन्स एक दूसरे महत्वपूर्ण घटक हैं। वो अपनी स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा भित्ति की आंतरिक संरचना में धसे रहते हैं, आंतरिक भागों के साथ जुड़े रहते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स। और जो प्लाज्मा भित्ति की सतह के साथ और बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, उनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। इनको इंट्रिंसिक और इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये पोजीशन के आधार पर हैं, लेकिन अपने कार्यों के आधार पर जो प्रोटीन्स पाए जाएंगे किसी भी प्लाज्मा भित्ति में, वो तीन तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंजाइम्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो किसी भी प्लाज्मा भित्ति की बैकबोन है। 80% किसी भी प्लाज्मा भित्ति में पाए जाने वाले प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, जो उसकी संरचना का निर्माण करते हैं। एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट ये तरह के प्रोटीन्स हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। हमारे शरीर में या किसी भी जीवित कोशिका में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो एंजाइम्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह के प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा भित्ति पर भी पाए जाते हैं अलग अलग रूप में। एसिड फॉस्फेटेज ये सबसे कॉमन एंजाइम्स में से है जो पाया जाता है। सुक्रेज, माल्टेज, ये कुछ अन्य एंजाइम्स हैं जो प्लाज्मा भित्ति पर पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इनको परमिएजेस भी कहते हैं, चैनल्स भी कहते हैं, अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। ये कैल्शियम आयन चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स, इनका काम बाहर की सतह से किसी पदार्थ को कोशिका के अंदर और अंदर से किसी पदार्थ को कोशिका की सतह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी आप जानते हैं, ये शुगर की यूनिट से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स होते हैं और वो छोटी छोटी ब्रांचेस के छोटे छोटे चेन्स के रूप में होते हैं, जो ब्रांच चेन्स भी हो सकती हैं और नॉन ब्रांच चेन भी हो सकती हैं। जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट, वो या तो प्रोटीन की सतह के साथ में जुड़े होंगे या लिपिड की सतह के साथ में। उनको ग्लाइकोल प्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स कह सकते हैं आप, उनकी संरचना के आधार पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रासायनिक संगठन के बारे में पता चलने के बाद उसकी संरचना के बारे में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त करना शुरू किए। दिक्कत ये थी कि शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक उसकी आंतरिक संरचना को बहुत अच्छे से नहीं देखा जा सका था। तो शुरुआत में जो वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए, उसके आधार पर अपना मत प्रस्तुत किया कि इसके अंदर जो अलग अलग घटक हैं वो किस तरह से हैं या कौन कौन से घटक हैं। ओवरटोन साहब ने, वैज्ञानिक थे, 1899 में अपने 10,000 से ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और करीब 500 से ज़्यादा अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के साथ, और तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि किसी भी लिविंग सेल की जो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके बाहर की सतह पर एक लिपिड लेयर के कारण है। उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जीवित कोशिका का बाहरी आवरण है जिसमें लिपिड की भी एक लेयर होती है। तो ओवरटोन साहब ने जो बात कही वो आगे चलकर कुछ और वैज्ञानिकों ने कंफर्म की। लैमेयर, ये एक केमिस्ट थे, 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में। 1917 में उन्होंने एक फिल्म बैलेंस नाम का एक एपरेटस बनाया जिसको ट्रॉ भी कहते हैं, और वो जो एपरेटस है वो सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एपरेटस साबित हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना की व्याख्या के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका इस्तेमाल करके आगे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये कन्फर्म किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड भी पाया जाता है और उसमें प्रोटीन भी होता है। इसी एपरेटस का इस्तेमाल करके डेनेली और हार्वे ने ये कन्फर्म किया कि प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एडिशन टू लिपिड्स, यानी कि प्लाज्मा भित्ति में लिपिड्स तो पाए ही जाते हैं, उनके साथ साथ
प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ये डेनेली और हार्वे ने इसी एपरेटस का इस्तेमाल करके ये चीज़ कन्फर्म की। इसके बाद डेनेली और डेफसन ये दो वैज्ञानिक थे, बहुत महत्वपूर्ण उनका मॉडल था, नाम याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, सैंडविच मॉडल। और ये मॉडल उन्होंने प्रपोज किया और ये पहला एक स्ट्रक्चरल अच्छा मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें कहा गया इट एक्सप्लेन्स दैट lipid bilayers are coated with by globular proteins on both the surface। इसमें कहा गया कि जो लिपिड है उसकी तो दो लेयर होती हैं, बाई लेयर होती है, और ऊपर और नीचे या अंदर और बाहर की तरफ उसके जो दोनों ओर जो है प्रोटीन की लेयर भी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे सैंडविच में दो ब्रेड स्लाइस की लेयर्स के बीच में पोटैटो या दूसरी चीज़ें रखी जाती हैं, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी है। यहाँ पर भी बाहर और अंदर की तरफ प्रोटीन की लेयर है, उनके बीच में लिपिड की दो लेयर्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल था सैंडविच मॉडल, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एग्जैक्ट थिकनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद रॉबर्टसन ने यही डेनेली और डेफसन के मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक बहुत फेमस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया 1960 में। और इसमें कहा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर है। उन्होंने ये दो लिपिड की बाई लेयर को एक लेयर माना और जो प्रोटीन की आउटर और इनर लेयर हैं इनको दो अलग अलग लेयर माना। तो 1 2 3 तीन लेयर्स में उन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, आउटर लेयर प्रोटीन की, बीच में एक फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर और एक इनर प्रोटीन की लेयर, तो तीन लेयर से मिलकर बनी होगी ट्राई लैमिनर लेयर। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बहुत समय तक ये मॉडल बहुत पॉपुलर रहा अंटिल 1972 1972 तक, जब सिंगर निकलसन का वेल प्रपोज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल जो है वो सामने नहीं आया था, जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए, वो जब तक सामने नहीं आया था। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में इनिशियल मॉडल्स थे। 1930 के दशक में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में कुछ निश्चित बातें सामने आने लगी और उसके बाद सिंगर निकलसन का मॉडल सामने आया। तो अभी तक आपने जो आज देखा और पढ़ा और समझा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन और उसके बारे में जो शुरुआत में मॉडल प्रस्तुत किए गए। अगले वीडियो में हम जो सबसे ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना का, सिंगर निकलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखना ना भूलिएगा हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे और उसके कार्यों को। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए प्लीज़ बेसिक पार्ट 1 के, और वहाँ जाकर इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो अगर आपने अभी तक रेहांस बायोलॉजी को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को।